कार्यकलाप टू। कार्यकलाप टू में क्या है देख लेते हैं, एक समझा देता हूँ, फिर कार्यकलाप 3 है, इसको पढ़िएगा, आपस में तुलना करिएगा। ये तालिका 1.5 है, तालिका 1.6 है, इनमें आपको कुछ तुलना करनी है आपस में। जैसे लिखा उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है पुरुषों की 76% और महिलाओं की कितनी है 54%। इसी प्रकार 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश में, वो पुरुषों में 90%, महिलाओं में 87%। फिर इसी प्रकार है 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत पुरुषों में 85%, महिलाओं में 82%। अब ये एक सारणी दी गई है और इसी सारणी के आधार पर, इसी तालिका के आधार पर का खा गा ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें खाली स्थान है, ये आपको भरना है तर्क लगा के। ये आप लोग स्वयं करेंगे, पढ़ेंगे, जहाँ समझ में ना आए फिर आप पूछ लेंगे। इसी प्रकार तालिका 1.6 ये मानव विकास रिपोर्ट है, आपको जो PDF भेजी गई है उसमें भी लिखा गया है मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास किसे कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में जिन 3 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है वो 3 सूचकांक कौन कौन से हैं। फिर है आपका तालिका 1.6 वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। ये भारत है और भारत के पड़ोसी देश है श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, और अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। सकल राष्ट्रीय आय दी गई है, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में। तो सकल राष्ट्रीय आय प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय दी गई है कि वह कितना कमाता है अमेरिकी डॉलर में। भारत में कितनी है 6353 प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में। इसी प्रकार जन्म के समय संभावित आयु 2017 के अनुसार भारत में 2017 में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी लगभग 69 वर्ष के आसपास। इसी प्रकार विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उसके अधिक, उससे अधिक 2017 में कितनी थी 6.4। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्रमांक 2016 में भारत का कितना था 130। और पड़ोसी देशों से तुलना करना है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय इतनी है तो पड़ोसी देशों की कितनी है। भारत में जन्म के समय संभावित आयु 70 के आसपास है तो अन्य देशों की, पड़ोसी देशों की कितनी है, इसके आधार पर तुलना करना है। और टिप्पणी है HDI का अर्थ मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है। टोटल 189 देश थे और 189 देशों में से सबकी अलग अलग रैंक है। जन्म के समय संभावित आयु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है कि व्यक्ति की जब जन्म होती है तो वो लगभग कितने वर्ष तक उसकी औसत आयु होगी, कितने वर्ष तक वह जिंदा रहेगा। तो भारत में औसत आयु कितनी है 68.8 2017 के अनुसार कि यदि भारत में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके लगभग 70 वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, अमेरिकी डॉलर में सब देशों के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। तो ये जो है आपका एक तालिका दी गई है और इस तालिका में भारत और उसके पड़ोसी देशों से तुलना की गई है। आगे देखते हैं, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका, आप देखते होंगे भारत का नक्शा दक्षिण दिशा में देखते होंगे श्रीलंका है, भारत से कितना छोटा है। तो वही यहाँ पर लिखा है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। आप तुलना करिए, यहाँ देखिए हर मामले में भारत से श्रीलंका आगे है, प्रति व्यक्ति आय में भी आगे है, जन्म के समय जीवन की जो आयु हो संभावित आयु है उसमें भी आगे है, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक उसमें भी आगे है श्रीलंका, मानव विकास सूचकांक में भी भारत से बेहतर है। जितना अधिक सूचकांक होगा वह उसकी समृद्धता को उतना ही कम प्रदर्शित करता है और जितना कम सूचकांक होगा, मानव विकास सूचकांक का कम होना वह उसकी समृद्धि को प्रदर्शित करता है और मानव विकास सूचकांक का अधिक होना उसकी गरीबी या वहाँ जो जीवन की मूलभूत सुविधाओं की कमी को प्रदर्शित करता है। तो भारत का 130 यहाँ भले आप देखेंगे कि 130 तो अधिक है, 76 कम है, लेकिन जो कम होता है वह बेहतरी का सूचक है और जो ज़्यादा सूचकांक होता है वह बेहतरी का सूचक नहीं होता है। तो मानव विकास सूचकांक के मामले में श्रीलंका भारत से बहुत बेहतर है।
लगभग 1.5 गुना का अंतर है। देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। आप देखिए कितना नीचे क्रमांक है, इतना बड़ा देश है। तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है। नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में नेपाल और पाकिस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय है वह भारत की तुलना में कम है। प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभाविता में पीछे नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में नेपाल और पाकिस्तान भले भारत से पीछे हैं, लेकिन आयु के मामले में आप देखेंगे तो भारत से बेहतर है नेपाल और पाकिस्तान। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? तो 3 पहलू हैं। 3 पहलुओं के आधार पर हम देशों की तुलना करते हैं। जो मानव विकास सूचकांक के 3 पहलू हैं उसमें एक जीवन काल है, जीवन काल देखते हैं, दूसरा शिक्षा का स्तर है और तीसरा प्रति व्यक्ति आय है। तो ये 3 स्तर हैं। जीवन काल कि जन्म के समय उस देश में, किसी भी देश में जन्म लेने वाले बच्चे की संभावित आयु कितनी है, वहाँ के लोगों का शैक्षिक स्तर क्या है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इन 3 आधारों पर हम देशों की तुलना करते हैं। इसके तो ही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि क्या इसमें और कुछ पहलुओं को जोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए और अन्य पहलुओं को भी देखा जाना चाहिए। अब आ जाओ विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता आपको PDF में लिखा गया सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही है विकास की धारणीयता। पीछे हम चर्चा किए थे जीवंत विकास, और जीवंत विकास की चर्चा हम भूगोल के पहले चैप्टर में किए थे। वही यहाँ पर है विकास की धारणीयता। देखते हैं हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो और कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। मतलब हम जितना विकास किए हैं हम और इससे ज़्यादा विकास करना चाहते हैं। लेकिन विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें पर्यावरण के मानकों की अनदेखी नहीं करनी है। हमें अपने पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखना है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हुए ही हमें विकास करना है, और जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हुए विकास करना है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो। भले हम विकसित देशों की श्रेणी में आए हैं, हम विकास कर चुके हैं, लेकिन हम अभी और विकास करना चाहते हैं। स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, कि वर्तमान समय में जो हम विकास कर रहे हैं वह विकास धारणीय नहीं है, क्योंकि इस विकास के अंतर्गत हम अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। और इसी पर्यावरण और पारिस्थितिकी में असंतुलन का कारण है कि कोरोना नामक महामारी आई है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति अपना संतुलन स्थापित करने के लिए, प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के लिए वहाँ अनेक प्रकार की बीमारियाँ, महामारियाँ, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी इत्यादि को जन्म देती है। तो वही चीज़ हो रहा है इस समय। भूमिगत जल नवीकरण साधन का उदाहरण है। भूमिगत जल, भारत में भूमिगत जल, अच्छा, विकास की धारणीयता पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम उदाहरण 1, भारत में भूमिगत जल। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने चर्चा की सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में।
और तो 2 तालिका देखे, तालिका 1.5, तालिका 1.3, और इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे, आप लोग हल करके दिखाएंगे। और फिर ये तालिका 1.6 में मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग मानक दिए गए हैं, अलग अलग सूचकांक दिए गए हैं, उसके आधार पर हम भारत और उसके पड़ोसी देशों की तुलना किए। फिर विकास की धारणीयता की चर्चा किए कि विकास की धारणीयता क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, इसकी हमने चर्चा की। तो सतत विकास आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है। जीवंत विकास या धारणीय विकास या सतत विकास किसे कहते हैं? जीवंत विकास या धारणीय विकास या सतत विकास से हमारा तात्पर्य है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखते हुए, प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हुए अपना विकास करना। बहुत बहुत धन्यवाद।